Hello, Namaskar everyone. I am Ojay Shankar from AJIS, and today we will be continuing our series of revised modern history through multiple choice question. And today we will be discussing about militant nationalism. Militant nationalism, ये वर्ड सुन के क्या लगता है? मिलिटेंट थोड़ा सा निगेटिव लगता है ना, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक आजाद देश हैं। बट जब हम अंग्रेजों द्वारा शासित किए जा रहे थे, जब हमारे ऊपर शासन अंग्रेजों का था, तब यही वर्ड था जिसने लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की, एक नई एनर्जी दी कि किस तरीके से हमें अपनी आजादी के लिए, अपने स्वराज के लिए खड़े होना चाहिए, लड़ना चाहिए। दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म गेव द राइज टू द यूथ, टू द पावर ऑफ दिस कंट्री टू फाइट अगेंस्ट द tyrannies of the British administration. Okay, we will study about this in detail today and we will see कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, किस टाइप से हम लोगों को इस टॉपिक को अप्रोच किया जाना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉलेट एक्ट। हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि रॉलेट एक्ट या भी जो भी इवेंट्स होंगे या उसमें कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आएंगी तो हम लोग उसके बारे में यहाँ ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे और आप लोग डिटेल में उसके बारे में खुद से स्टडी कर लेंगे रेफरेंस बुक से। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था कि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश थी इंडिया में। जो एक नेशनलिज्म खड़ा हो रहा था, एक नई पीढ़ी जो खड़ी हो रही थी, जो हथियार लेके भी आंदोलन करने को तैयार थी, गांधी जी के नॉन वायलेंट स्ट्रगल के अलावा, उसको शांत करने के लिए ये रॉलेट एक्ट आया था। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह भी लाया। ठीक है, अब क्या था ये? रॉलेट एक्ट वाज रिप्रेसिव लॉ पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1918 एक्सटेंडिंग इमरजेंसी मेजर्स इंडेफिनेटली। सही बात है। इट अलाउड फॉर इंडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल, कर्बिंग सिविल लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। सही बात है। एंड गांधी जी ऑर्गेनाइज कैंपेन ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस नोन फॉर रॉलेट सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट दिस एक्ट। ठीक है, ऑल दिस थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये गलत लिख, ठीक है, ऑल दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सेकंड क्वेश्चन, with reference to the revolutionary movement after 1900 consider the following pairs. VD Savarkar, VD Savarkar, okay, sorry for this typo, VD Savarkar, विनायक दामोदर सावरकर। अभी इन पे मूवी भी आई है, VD सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी या नहीं? मूवी देखिएगा तो भी पता चल जाएगा, किताब पढ़िएगा तो भी पता चल जाएगा, अभी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है। सेकंड, जतिन नाथ मुखर्जी, युगांतर पार्टी। मैडम बिकाजी कामा, इंडिया हाउस। एंड भगत सिंह, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। क्या इन लोगों ने इन चीजों की का गठन किया था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, चारों लोग सही तरीके से मैच्ड हैं। अब हमारा काम क्या है? इन चारों लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल हम लोग खुद से पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कि सबसे पहले VD सावरकर। VD सावरकर ने क्या क्या काम किया था? अभिनव भारत बनाया, मित्र मेला बनाया, सीक्रेट सोसाइटीज थी। फिर रैंड के मर्डर केस में ये लोग किस तरीके से इन्वॉल्व थे, ये और इनके भाई। VD सावरकर को 2 बार सजा हुई काला पानी की, 2 टर्म्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन काला पानी। किस तरीके से इन्होंने पतित पावन मंदिर में अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये सारी चीजें हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से VD सावरकर को कवर करेंगे। सेकंड, जतिन नाथ मुखर्जी उर्फ बाघा जतिन। जिम्मरमैन प्लान क्या था, उससे ये किस तरीके से जुड़े हुए थे? जर्मनी से हथियार मंगा के किस तरीके से अंग्रेजों पे अटैक किए जाने की एक प्लानिंग थी, उसके बारे में हम लोग जतिन नाथ मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैडम बिकाजी कामा, इनके बारे में देखेंगे कि इंडिया हाउस का एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया, वंदे मातरम के बारे में इन्होंने कैसे क्या लिखा। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने पहली बार भारत का झंडा होस्ट किया था, किस फॉरेन कंट्री में, ये किस फॉरेन कंट्री से ऑपरेट करती थी, इसके डिटेल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फोर्थ, भगत सिंह, जिनको हम लोग शहीद आजम भी कहते हैं, शहीद आजम भगत सिंह। अब इनके बारे में तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कैसे बनाया,
फिर सॉन्डरस मर्डर केस, फिर से बॉम्बिंग जो थी, जो इन्होंने बॉम्ब फेंका था, इनको फांसी किस तरीके से दी गई, बटुकेश्वर दत्त कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको देखना होगा। इन पर बहुत अच्छी एक मूवी भी है, वो भी आप देख सकते हैं, भगत सिंह वाली। ठीक है, जतिन नाथ मुखर्जी के बारे में है, युगांतर पार्टी कैसे बनाई इन्होंने, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैडम बिकाजी कामा के बारे में है, और भगत सिंह के बारे में है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गदर पार्टी। अब गदर पार्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन करी थी। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। इसका न्यूज़पेपर जो आता था वीकली, उसका नाम क्या था? द गदर। वो किस लैंग्वेज में आता था? उर्दू लैंग्वेज में आता था। ठीक है, कोमाग मारू इंसिडेंट जो हुआ था, उससे इनका कैसे क्या रिलेशन था, वो आप लोग पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट, कंसिडर इनिशियली इट वाज नोन एज अटलांटिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। यह स्टेटमेंट गलत है। द पार्टी वाज डेडिकेटेड टू द आइडिया दैट फ्रीडम फॉर इंडियन कुड ओनली बी अचीव्ड थ्रू अ रिवॉल्यूशन। सही बात है। एंड थर्ड, स्टेलाइज्ड सावरकर बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू फर्दर द मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस। So statement 2 and 3 are correct. Option will be B. Okay, B. अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बनिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड रास बिहारी बोस, हु वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विथ गदर पार्टी। इन लोगों में से गदर पार्टी से कौन कौन एसोसिएटेड थे? जोगेंद्र चंद्र चैटर्जी और बनिंद्र कुमार घोष जो थे, ये लोग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, बट ये लोग गदर पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे। रास बिहारी बोस जो थे, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष थे एक, वो मॉडरेट्स के लीडर थे। ये रास बिहारी घोष जो थे वो मॉडरेट्स के लीडर थे, और रास बिहारी बोस जो हैं वो जो है हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्होंने नेताजी की भी बहुत मदद की, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान उनके हाथ में दी, किस तरीके से ये जापान में गए, वहाँ पे रहे, इंडिया के स्ट्रगल में इनका क्या हाथ है, ये सारी चीज़ों को एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिएगा। इन फ्यूचर अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज: सूर्या सेन, वडेयार, लोकनाथ बॉल, कल्पना दत्ता। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ चितगोंग ग्रुप, अ रिवोल्यूशनरी ग्रुप इमर्ज्ड इन बंगाल रीजन इन 1920? इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चितगोंग वाले, ये एक अगर रफ मैप मानते हैं इसको इंडिया का हम लोग, ठीक है, ये तो प्रेजेंट मैप हो गया। ये जो पूरा पोर्शन था ये बंगाल का पोर्शन हुआ करता था, ठीक है, और यहाँ बांग्लादेश में इधर कहीं पे, जो आज के प्रेजेंट डे बांग्लादेश में एरिया है चितगोंग, वहां पे बहुत बड़ा रिवोल्ट लाया गया था सूर्या सेन जी के द्वारा। सूर्या सेन 17-18 बरस के लड़के लड़कियों को लेकर इन्होंने एक आर्मी बनाई। पहले गांधीयन हुआ करते थे, बाद में इन्होंने एक आर्म्ड रिबेलियन को अपनाया, एक आर्मी बनाई, और उस इलाके को एक शॉर्ट पीरियड के लिए आजाद करवा लिया था इन्होंने। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक मूवी भी है इन पे चितगोंग नाम से, मनोज बाजपेयी हैं उस मूवी में, और उन्होंने सूर्या सेन जी का रोल किया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। अगर कभी समय मिले तो वो मूवी भी देख सकते हैं, चितगोंग नाम की। मास्टरपीस, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई कैन से, एंड हिज कंट्रीब्यूशन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनसंग हीरो ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इनके बारे में मतलब उतनी बात हुई ही नहीं है। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत बढ़िया स्ट्रगल, लास्ट में इनको फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे ये चारों लोग, लोकेन्द्र नाथ बॉल, कल्पना दत्ता, प्रीतिलाल वडेयार, ये सारे लोग इनसे जुड़े हुए थे। और इन्होंने क्या किया था ये देखिए, इन्होंने एक बच्चों को लेके, मतलब 19, 20, 21, 18 इस एज के लड़के लड़कियों को लेके एक आर्मी बनाई और लड़ाई लड़ी। इन्होंने पूरे वेपनरी को लूट लिया, पूरे आर्म्स एम्यूनेशन को वहां से लूट लिया, टेलीग्राफ लाइन को काट दिया, रेलवे लिंक को तोड़ दिया, ठीक है,
और उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, उसको आज़ाद करा दिया एक छोटे टाइम पीरियड के लिए। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश की आज़ादी में। इसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल में जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू साइमन कमीशन। नो इंडियन वाज मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। सेकंड, द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन रिकमेंडेड फॉर डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले देखिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन जब 1909 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें एक प्रोविजन था कि आफ्टर 10 ईयर देयर विल बी अ कमिटी हु विल रिव्यू द वर्किंग, और उस बेसिस पे हम लोग आगे के अमेंडमेंट्स लाएंगे। वही जो 1919 में के अमेंडमेंट में ये चीज थी 1919 में कि हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। वही कमेटी 1927 में साइमन कमीशन के नाम से बन के आती है। ठीक है, साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो भारत के लोगों ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया। उन लोगों ने इसको बिल्कुल भी नकार दिया, पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि नो इंडियन वाज मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। बट कुछ एक हिस्सा था भारत में जिसने साइमन कमीशन का पक्ष भी लिया था। उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टी थी जिन्होंने साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। दूसरा, द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन रिकमेंडेड फॉर डोमिनियन स्टेटस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसने डोमिनियन स्टेटस के बारे में कोई बात नहीं की थी। ठीक है, एक बार आप कोई भी बुक उठाएंगे, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या एनसीईआरटी में भी, तो साइमन कमीशन के सारे प्रोविजंस हैं कि साइमन कमीशन की के रिपोर्ट में कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे, किसने किसने उसका किस किस तरीके से विरोध किया और किसने किसने उसका सपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग 1920s। 1920s के मूवमेंट के बारे में। सूर्या सेन लेड द चितगोंग आर्मी रेड, मैंने बता दिया पहले ही। कल्पना दत्त, प्रीतलाल वाडेयर वेर एसोसिएटेड विद चितगोंग ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चितगोंग के बारे में हमें पढ़ना है। देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ गए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर पार्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। 1931 के गांधी इरविन पैक्ट के बारे में है। हमने गांधी जी के बारे में जब लेक्चर किया था तो उसमें गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे भी उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि इसी चीज को भगत सिंह से कैसे रिलेट किया था मैंने, भगत सिंह के फांसी से, ये आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मैंने पहले बताया था उस लेक्चर में कि ये मिला था। ठीक है, दूसरा, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर हु वेर नॉट कंसीव्ड फॉर वायलेंस, सही बात है। पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस एंड राइट टू पीसफुल पिकेटिंग, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1, 2 एंड 4। पुलिस एक्सेस इंक्वायरी की परमिशन नहीं मिली थी। तो जब पुलिस एक्सेस की परमिशन नहीं मिली थी तो भगत सिंह की फांसी कैसे रुक सकती थी अगर गांधी जी मांगते भी तो। ठीक है, खैर वो अलग का डिस्कशन है। यहाँ का है 1, 2 एंड 4 सी। इस तरीके से हमारा ये मिलिटेंट नेशनलिज्म पे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे। इस लेक्चर के बाद हम लोग जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट लीडर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, फॉरेन में कौन कौन से लोग थे जो काम कर रहे थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा किस तरीके से काम कर रहे थे, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, इन सारे लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उनके एसोसिएशंस, उनके न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ना है, उनके प्रोसेस वे के बारे में पढ़ना है। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी केसेस जो हुए थे, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेना होगा कि उसका गठन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके मेन लीडर्स कौन थे। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे करेंगे। फॉर दैट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। साइनिंग आउट, ओजस शंकर। थैंक यू।